हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 करेंगे मोशन चैप्टर का। बेटा फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी क्या होती है, और हम लोगों ने मोशन के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ समझा था कि क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आज हम लोग बेटा और बात करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा एवरेज स्पीड या वेलोसिटी। देखो बेटा एक चीज़ को बड़ी क्लैरिटी से समझ लो। अगर बॉडी एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में जा रही हो, फिर से बोलूं मैं, एक ही डायरेक्शन हो और स्ट्रेट लाइन हो, तो बेटा स्पीड और वेलोसिटी तो सेम होगी, क्योंकि वहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। तो जब भी कभी हम वेलोसिटी या स्पीड एवरेज वैल्यू जब हम इसको हम ऑब्लिक करके लिखते हैं, तो इसका मतलब बेटा एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना, और स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। ज़्यादातर मोशन तो ऐसे ही होते हैं, है ना, जो कि हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी करते हैं। भाई आप सड़क पे जा रहे हैं तो आप सीधी सड़क पे जाएंगे, स्ट्रेट लाइन जाएंगे, है ना, और एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। तो ज़्यादातर मोशन जो है वो इसी तरह से ही डिस्क्राइब होता है, तो वहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी सेम हो जाएगी। अगर डायरेक्शन डिफरेंट हो गया या मान लीजिए कर्व आ गया, तो बेटा स्पीड और वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अब पहली बात जो कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, जिसको हम कहेंगे एवरेज स्पीड, है ना, ऑब्लिक वेलोसिटी। मतलब दोनों के लिए ये ट्रू होगा रिलेशनशिप, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि स्ट्रेट लाइन और एक ही डायरेक्शन हो तो दोनों एक जैसी चीज होंगी। चलो सपोज कर लो कि बॉडी पॉइंट मान लेते हैं, ये हम यहाँ पे कुछ बैरियर बना लेते हैं। लेट अस से बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई, ये हमने पोजीशन ए माना, ठीक, और ये पोजीशन बी माना। लेट अस से ए से बी तक वो v1 वेलोसिटी से गई, है ना बेटा, अलग वेलोसिटी से गई, और टाइम लगा लेट अस से t1, ठीक। तो ए से बी तक वेलोसिटी हो गई v1 और टाइम लगा t1। ऐसे ही बी से लेकर अब वो दूसरा डिस्टेंस यानी कि सी तक गई, ठीक, और लेट अस से ये v2 वेलोसिटी से गई, मतलब इसमें अलग वेलोसिटी रही v2, इसमें अलग वेलोसिटी रही v1, यहाँ पे टाइम t1 रहा और यहाँ पे टाइम t2 रहा, ठीक। तो बेटा जब कभी भी हम एवरेज की बात करते हैं तो शब्द एवरेज मतलब क्या हो गया बेटा, टोटल, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल मेजरमेंट करेंगे। तो एवरेज स्पीड कह लीजिए या वेलोसिटी कह लीजिए, है ना, जब हम ये फाइंड आउट करेंगे तो ये बेटा हो जाएगा टोटल। अगर स्पीड निकालना है तो हमें डिस्टेंस लिखेंगे, और अगर वेलोसिटी निकालनी है तो हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, अपॉन क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में टोटल टाइम, या जिसको हम सीधे सीधे टाइम इंटरवल भी कह सकते हैं, है ना। टोटल टाइम मतलब टाइम इंटरवल या ड्यूरेशन कह लेंगे। ये हो गया एवरेज स्पीड। तो बेटा इसको हम डिनोट करेंगे VAVG, मतलब V एवरेज। अब देखो बेटा टोटल डिस्टेंस, देखो बेटा यहाँ पे डिस्टेंस गिवन नहीं है, और जैसा कि आप जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर किसके होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना, या डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो बेटा ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो वेलोसिटी v1 इंटू t1, ये वेलोसिटी इंटू टाइम t1, है ना, और ये डिस्टेंस अगर हमको निकालना है तो ये वेलोसिटी इंटू टाइम t2, तो प्लस v2 इंटू टाइम t2, और नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारे पास टोटल टाइम, यानी कि जिसको हम कहेंगे t1 प्लस t2। देखो बेटा ये डिस्टेंस निकाल लिया ए से बी तक, वेलोसिटी इंटू टाइम, बी से लेकर सी तक वेलोसिटी इंटू टाइम, दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर दिया अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आया इस परिस्थिति में वो ये आया। क्लियर हो गई बात। अब एवरेज वेलोसिटी में कंडीशन हो गई कि सपोज कर लो कि अगर t1 और t2 मान लो सेम होते, है ना, मान लो इफ t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t, मतलब बॉडी मूव्स फॉर इक्वल टाइम, है ना,
तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बॉडी मूव्स विद डिफरेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी डिफरेंट है ना, v1 और v2, विद डिफरेंट वेलोसिटी फॉर इक्वल टाइम। टाइम सेम हो लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट हो, है ना, मतलब ये टाइम और ये टाइम ड्यूरेशन सेम हो लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो उस सिचुएशन में एवरेज वेलोसिटी जो है वो कैसे निकालेंगे बेटा? देखो v1 और t1 और t2 तो t के बराबर हो गया, तो प्लस v2t, और नीचे t1 प्लस t2 की जगह 2t हो गया, तो ये t और t ऊपर से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा ना, तो बेटा v एवरेज बराबर हो जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन 2, यानी कि सिंपल तरीके से दोनों वेलोसिटी को ऐड करके जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, इसको कहते हैं अरिथमेटिक मीन। तो हम यहाँ कह सकते हैं हियर एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू क्या बेटा? आप लोगों ने पढ़ा है ना अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक, अरे मीटिक, अरिथमेटिक मीन। अरे भगवान, ये बीच वाला मिटाना था डॉट, हाँ। विल बी इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल वेलोसिटी, है ना बेटा, अलग अलग वेलोसिटी की जो वैल्यू है इंडिविजुअल वेलोसिटी, उसका अरिथमेटिक मीन निकाल के ऐसे हमने निकाल लिया। ठीक है, ये तो पहला केस हो गया। तो ये तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कि एवरेज स्पीड और वेलोसिटी का केस नंबर 1, है ना, तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि पहला केस हो गया। अब हम दूसरा केस की बात करेंगे, और केस नंबर 2। क्या केस नंबर 2 क्या होगा वो भी देख लेते हैं। सपोज करो अब की बार बॉडी बिल्कुल वैसे ही ए पॉइंट से बी और बी से सी, यानी कि वही बिल्कुल वैसे ही मोशन हो गया, ए से बी, बी से सी, है ना। बस फर्क क्या हुआ कि अब की बार ए से बी तक और बी से सी तक की डिस्टेंस गिवन है। लेट अस से ए से बी तक की डिस्टेंस गिवन है s1 और बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस गिवन है s2। देखो बेटा पहले क्या गिवन था, टाइम गिवन था t1 और t2। अब ए से बी तक की डिस्टेंस और बी से सी तक की डिस्टेंस गिवन है, ठीक। तो अब आपको गिवन क्या है, s1 और s2, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी और बी एंड सी। अब डिस्टेंस कह लीजिए, डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, चूंकि स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है तो दोनों बराबर होंगे। और वेलोसिटी v1 और v2 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे अगर हमको v एवरेज निकालना है तो बेटा फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना, टाइम इंटरवल। अब देखो बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया s1 ए से बी तक, बी से सी तक का डिस्प्लेसमेंट s2, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट s1 प्लस s2 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, टोटल टाइम। अब टाइम गिवन नहीं है ना, टाइम गिवन नहीं है ना, तो टाइम बराबर क्या होगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यानी कि ये टाइम अगर हमको निकालना है तो ये बराबर s1 अपॉन v1, क्योंकि गिवन डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी गिवन है, तो टाइम बराबर s1 अपॉन v1 हो जाएगा। ऐसे ही ये टाइम बराबर किसके हो जाएगा, s2 अपॉन v2, है ना। तो सिचुएशन क्या हुई, पहली वाले केस में बेटा वेलोसिटी अलग अलग थी और टाइम अलग अलग था। अब की बार सिचुएशन में टाइम गिवन नहीं है बल्कि क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक। अब सपोज कर लो कंडीशन वैसे ही हो गई, जैसे पीछे हमने t1 और t2 को इक्वल माना था ना, वैसे ही अब हम यहाँ पे सपोज कर लो कि इफ
S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S। मतलब बॉडी मूव्स विद डिफरेंट वेलोसिटी या स्पीड, है ना, ठीक है, बॉडी मूव्स विद डिफरेंट वेलोसिटी या स्पीड फॉर इक्वल डिस्प्लेसमेंट। इक्वल डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए या डिस्टेंस कह लीजिए, है ना। ठीक बेटा, मैंने कंडीशन बता दी है, कंफ्यूज मत करना। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी में कब सेम होगा, कब डिफरेंट होगा, ये चीज़ पे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत क्लैरिटी से इस चीज़ों को समझ में आए। फिजिक्स में थोड़ा सा क्या होता है कि ये वाले जो चैप्टर्स होते हैं इनमें बेटा साइन और चीज़ों की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कंफ्यूजन का स्कोप नहीं होना चाहिए। तो अगर वी एवरेज निकालना है तो बेटा S1 और S2 तो बराबर हो गए, तो ऊपर हो जाएगा बेटा 2S, है ना, और नीचे क्या होगा बताओ। नीचे हो जाएगा S1 की जगह S अपॉन V1 और S2 की जगह S अपॉन V2। अब देखो बेटा, ऊपर और नीचे से S कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या, 2 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2, क्योंकि S तो कॉमन ऊपर से और नीचे से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। तो V एवरेज बराबर हो जाएगा बेटा, ये देखो नीचे डिनोमिनेटर में V1 V2 जो कि ऊपर चला गया, तो ट्वाइस V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 हो जाएगा, है ना। और इसको हम कहते हैं हार्मोनिक मीन। ठीक, तो पहले वाले केस में क्या मिला बेटा, एवरेज वेलोसिटी वाज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन, है ना, क्योंकि सिंपल अरिथमेटिक मीन सिंपल एवरेज किया। इस मीन को कहते हैं बेटा हार्मोनिक मीन। तो कंडीशन क्या बनी, व्हेन हम कह सकते हैं बॉडी मूव्स विद डिफरेंट वेलोसिटी फॉर इक्वल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गया ना, देन एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू हार्मोनिक मीन। इसको कहते हैं बेटा हार्मोनिक मीन, है ना, ऑफ इंडिविजुअल वेलोसिटी। ठीक, उसकी इंडिविजुअल वेलोसिटी का हार्मोनिक मीन निकाल लेंगे। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी जब हम निकालें तो बेटा दो चीज़ों का ध्यान रखिए कि इक्वल टाइम गिवन है कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट गिवन है, उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाइएगा, वरना तो गलत हो जाएगा चीज़ें कि पता चला कि हर समय में एवरेज वेलोसिटी का बेटा एक ही फॉर्मूला नहीं लगेगा, है ना। ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अरिथमेटिक मीन कब होगा, जब आपका इक्वल टाइम से अलग अलग वेलोसिटी इक्वल टाइम, तो अरिथमेटिक मीन हो गया। और जब अलग अलग वेलोसिटी से इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो गया तो बेटा हार्मोनिक मीन हो जाएगा। ठीक है, ये सिचुएशन हो गई। आइए आगे फर्दर बात करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन के बारे में, जिसको हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो बेटा एक्सेलरेशन को पहले तो हम डिफाइन करेंगे। एक्सेलरेशन को जिसको ए से डिनोट करते हैं, क्या होता है ना, डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कभी भी रेट चेंज कह रहे हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो सीधे सीधे हो जाएगा, जिसको ए से डिनोट करेंगे, है ना, इसको हम ग्रीन कलर से लिख दें ताकि सिंबल को सही तरीके से लिखें। ये बराबर हो जाएगा
चेंज इन वेलोसिटी ऊपर लिखेंगे, वेलोसिटी में चेंज कितना है, और नीचे जैसा कि आप जानते हैं टाइम इंटरवल या टाइम ड्यूरेशन कह लीजिए, तो टाइम इंटरवल कह देंगे, ड्यूरेशन कह देंगे, है ना बेटा, एक ही चीज़ हो गई। आ जाओ इस कंसेप्ट को समझते हैं, और इस कंसेप्ट को समझने के लिए पहले तो एक डायग्राम बना लेंगे, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पीछे बनाया था कि ये हमने पॉइंट ए ले लिया और ये पॉइंट बी ले लिया, ठीक। ए पॉइंट से बी पॉइंट बॉडी जा रही है और वो कुछ इस तरह से जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन में ए से बी तक जा रही है, ठीक। अब कंडीशन क्या हो गई, थोड़ी सी हमारे पास अलग अलग हो गई। ए पर उसकी वेलोसिटी लेटस से u हो गई, है ना, और बी पर उसकी वेलोसिटी लेटस से v हो गई, यानी कि ए पर वेलोसिटी मान लो लेटस से कम थी और बी पर वेलोसिटी बढ़ गई। तो बेटा वेलोसिटी जब इंक्रीज करती है तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, और जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है उसको रिटार्डेशन कहते हैं। बड़ा सिंपल टर्म्स में बात करेंगे, है ना, क्योंकि अभी आप 9th क्लास में बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं बात करेंगे। तो वेलोसिटी बढ़ना, इंक्रीज करना एक्सेलरेशन, डिक्रीज करना रिटार्डेशन, ठीक। तो अभी मान लो जैसे कि लेटर से u हो गया, छोटी है, और v बड़ा हो गया, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। और a से लेकर b तक का जो टाइम है वो t मान लेंगे, और a से लेकर b तक का डिस्प्लेसमेंट s मान लेंगे। तो चार चीजें हो गई, u v s t, है ना, चार चीजें हो गई। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे u, जिसको हम कहते हैं बेटा इनिशियल वेलोसिटी, है तो वेलोसिटी लेकिन शुरुआत में, इनिशियल, है ना, इसीलिए हम उसको नाम देते हैं इनिशियल वेलोसिटी। v, जिसको हम कहते हैं बेटा फाइनल वेलोसिटी, मतलब लास्ट में जो वेलोसिटी हो गई वो फाइनल वेलोसिटी हो गई, ठीक। s, जिसको हम कहेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट, ठीक। और t, जिसको हम कहते हैं बेटा टाइम ड्यूरेशन कह लीजिए, इंटरवल कह लीजिए, मतलब टाइम का मेजरमेंट बेटा ड्यूरेशन में होगा ना, कितने समय तक, है ना, सिंपल टर्म्स में t समय तक, ठीक। जैसे कि 2:15 पे a से शुरुआत हुई और 2:30 पर ख़त्म हो गई, तो इसका मतलब ड्यूरेशन कितने का हुआ, 15 मिनट्स का, तो वो टाइम हो गया 15 मिनट्स, जिसको हम टाइम इंटरवल कहेंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब आइए कहानी, एज पर द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो a जिसको हम क्या कहते हैं बेटा एक्सेलरेशन हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, पांच चीजें हो गई, कितनी चीजें हो गई, पांच, u v s t a, ठीक, पांच चीजें हो गई। पांच में से चार वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने शुरू में बताया था ना वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेटा वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हम क्या करते हैं, एक ऐसा एरो लगा देते हैं, कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस ऐसे एरो लगा देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिनोट कर रहा है कि ये वेक्टर है, ताकि डिफरेंशिएट कर सके कि वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है। तो v के ऊपर भी ऐसे छोटा सा एक एरो लगा दिया, s के ऊपर भी छोटा सा एरो लगा दिया, a के ऊपर भी छोटा सा एरो लगा दिया, t के ऊपर एरो नहीं लगाया क्योंकि टाइम स्केलर है। अब जिसके ऊपर भी एरो लगाया है वो वेक्टर होने की वजह से नेगेटिव, है ना, जीरो, पॉजिटिव तीनों हो सकता है। ये भी नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव तीनों हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव तीनों हो सकता है। एक्सेलरेशन नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव तीनों हो सकता है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो उसको एक्सेलरेशन कहेंगे, नेगेटिव है तो रिटार्डेशन कहेंगे, सिंपल, कोई दिक्कत। बस टाइम जो है यही तो कहानी है, या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है बेटा, फर्क समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पांच आइटम हो गए। अब हम डिफाइन करेंगे एज पर द डेफिनेशन, देखेंगे क्या हो गया। तो बेटा अब हम एज पर द डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन लिख देंगे।
एक्सेलरेशन बराबर बताओ बेटा चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो ऐसा करेंगे, लिख भी देते हैं, क्या दिक्कत है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। बेटा चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, है ना, ठीक। अपॉन क्या हो गया बेटा, टाइम इंटरवल, सीधी सी बात है, वही हम लिख देंगे, टाइम इंटरवल, ठीक। तो ये हो जाएगा v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम इंटरवल t, यानी कि हमारे पास एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू अपॉन टी हो गया। इसको हम थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई कर लेंगे कि a इंटू टी, देखो बेटे इसको मल्टीप्लाई कर दिया a से, बराबर हो जाएगा v माइनस यू, और u को इधर ले गए तो क्या हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, v इज इक्वल टू यू उधर जाके अलग हो गया ना प्लस साइन के साथ, प्लस ए टी, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसको हम पहले नंबर का फॉर्मूला कहेंगे, और इसी को इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। सिंपल बात है, ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में धीरे धीरे हम बात करेंगे, अभी तो सिंपल टर्म्स में आप जाने कि मोशन की इक्वेशन है ना, मोशन की इक्वेशन, क्योंकि मोशन में हमारे पास 5 चीज़ें हो गई, और उस 5 चीज़ों से आप देखिए एक इक्वेशन हमने बना ली, और इस इक्वेशन में बेटा 4 चीज़ें हैं, है ना, V U A T, 4 चीज़ें हैं, S नहीं है। अब देखिए 4 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें पता हों और एक चीज़ नहीं पता हो, तो इसका मतलब हम वो चीज़ निकाल लेंगे, है ना बेटा। ये इक्वेशन हमें ऐसे हेल्प करेगी कि वैल्यू जो कि अननोन है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला हम काइनेमेटिक की इक्वेशन को निकालेंगे, या इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हेडिंग भी डाल देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक, अब पहली इक्वेशन तो हम लोगों ने निकाल ली, जिसको हमने कहा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, और अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पीछे डायग्राम बनाया था, दोबारा वो डायग्राम बना लेंगे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि क्या क्या हो रहा है। ये हमारे पास पॉइंट ए था, और ये बी था, ए से बी तक जाने का टाइम टी था, डिस्प्लेसमेंट एस था, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यू, यहाँ फाइनल वेलोसिटी वी थी। ठीक, अब बेटा देखो एक ही टाइम है और 2 अलग अलग वेलोसिटी है, तो सिंपल अरिथमेटिक मीन हो गया एवरेज वेलोसिटी। तो अगर हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालें तो बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 हो जाएगा ना, सिंपल अरिथमेटिक मीन। ठीक, और अगर हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला है बताओ बेटा, अभी हमने पीछे लिखा था ना फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी बराबर, याद आ रहा है, मैंने लिखा था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या लिखा था बेटा, टाइम इंटरवल लिखा था ना, इंटरवल, बोलो बेटा। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा u प्लस वी अपॉन 2, और टोटल डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे s हो गया, और टाइम इंटरवल t हो गया। बोलो बेटा कोई दिक्कत, कोई टेंशन है क्या, नहीं ना, बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, v को हम क्या लिख देंगे, u प्लस ए टी लिख देंगे। तो u प्लस v की जगह u प्लस ए टी लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या, बोलो बेटा, ये तो बिल्कुल सही है ना। इस v की जगह लिखा, ये वाले v की जगह ये हमने u प्लस ए टी लिख दिया। ठीक, अपॉन क्या कर दिया बेटा, 2। ठीक, दैट इज इक्वल टू s अपॉन टी, है ना। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो बेटा u प्लस यू 2u हो जाएगा, और ये हो जाएगा u प्लस यू 2u प्लस ए टी हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2, दैट इज इक्वल टू s अपॉन टी।
टी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2ut प्लस at² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा s और नीचे हो जाएगा 2। बोलो बेटा कोई दिक्कत? कुछ नहीं किया है, बस सिंप्लीफाई किया है, टी को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल कुछ भी नहीं किया है। अब हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख देंगे। देखो बेटा 2ut/2 तो ये हो जाएगा ut और ये हो जाएगा हाफ at² हो गया। ये हमारे पास आ गई बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो कि सेकंड इक्वेशन हो गई। बेटा फर्स्ट इक्वेशन तो हमने ये निकाली थी, है ना, पीछे निकाली थी, और ये हमारे पास अब कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। ठीक, इसमें वही चीज हो गई बेटा, 4 आइटम हो गए, SUTA 4 आइटम हो गए। 4 में से कोई भी 3 पता है, बाकी चौथा निकाल लोगे, है ना बेटा। ये इक्वेशन वहां पे हेल्प करेगी। क्लियर? अब नेक्स्ट ऑल्सो, अब एक और चीज देख लेंगे। ऑल्सो बेटा अब हमको जैसा कि पता है कि S/T बराबर क्या था बेटा? U + V/2 था। ठीक, अब अगर हमको टाइम को एलिमिनेट करना है, किसको करना है? टाइम को एलिमिनेट करना है। तो बेटा देखो क्या हो जाएगा, हम मान लो टाइम को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2s, ये ऊपर चला गया, और नीचे हो जाएगा बेटा u + v। बोलो बेटा, है ना, u + v नीचे चला गया, ये हो गया टाइम। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजी है, बस सिर्फ इंटरचेंज कर दिया, यही इक्वेशन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके ऐसे लिख दिया। ठीक, अब ये तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसको हमने अलग से लिख दिया। ऑल्सो फ्रॉम 1, अब हमने यहां पे देखा ऑल्सो फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या था बेटा? वहां से टाइम देखो, वहां से टाइम बराबर किसके होगा? अगर आप यहां से टाइम देखें तो v - u/a हो जाएगा, v - u/a हो गया। ठीक, यहां से टाइम, इक्वेशन 1 से ये टाइम आ गया, इक्वेशन 2 से ये टाइम आ गया, मतलब इस वाली इक्वेशन से ये टाइम आ गया, दोनों को इक्वेट कर दें तो बेटा हमारे पास टाइम की इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और नेक्स्ट पेज पे अब हम दोनों टाइम को हम क्या कर लेंगे? इक्वेट कर लेंगे। तो बेटा टाइम जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से v - u/a होगा, और सेकंड इक्वेशन के हिसाब से ये देखो बेटा 2s/u + v हो गया, तो ये हो जाएगा 2s/u + v। ठीक, तो इसका मतलब ये हो जाएगा v - u × v + u = 2as। इसको हमने स्क्वायर कर दिया तो v² - u² 2as। तो बेटा क्या बना? v² = u² + 2as। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन हो गई। लाल डब्बे में डाल दिया, मजा आ गया, जिंदगी बन गई। इक्वेशन नंबर 3। तो 3 अलग अलग इक्वेशन हो गई बेटा, जिनको हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। तो हम यहाँ पे समरी लिख देंगे जो कि हमने अभी डिराइव किया इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। क्या क्या चीज़ें थी देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन में पहली इक्वेशन क्या था? v = u + at, है ना बेटा। v, u, a और t के बीच में रिलेशनशिप थी, s नहीं था। दूसरी इक्वेशन s = ut + ½ at²। इस इक्वेशन में सब है, v नहीं है। देखो बेटा SUTA 4 हैं, v नहीं है। और थर्ड इक्वेशन में v² = u² + 2as, इसमें t नहीं है ना। तो अब आप 5 आइटम देखिए, u, v, a, s, t। तो जब कभी भी न्यूमेरिकल आए, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए बेटा, जब कभी भी न्यूमेरिकल आए, ये 5 आइटम में से आपको सिर्फ तीन आइडेंटिफाई करने हैं, और उस 3 की मदद से आप इस इक्वेशन से पुट करके बाकी 2 निकाल लेंगे। क्लियर हो गया?
हम जब सवाल की प्रैक्टिस करेंगे तो इसी इक्वेशन ऑफ मोशन की कंडीशन को हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे बेटा कैसे ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम वर्कआउट करते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए तो इतना ही बहुत है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। बेटा नेक्स्ट क्लास करने से पहले प्लीज़ रिवाइज ज़रूर करा करिए, तभी मज़ा आएगा आपको क्वेश्चंस करने का। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।